नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनालिसिस विद शुभ में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा 26 और 27 जून को प्रस्तावित है और इसी दिन होनी भी है। और अगर हम इस परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इस परीक्षा में हिंदी, रीजनिंग और जीएस 3 सब्जेक्ट से 150 प्रश्नों का पेपर बनेगा और इसके लिए हमें 300 अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि पिछली बार 2018 में जो पेपर बना था वह मॉडरेट लेवल का था, तो उसी आधार पर आज हम इस पेपर की एनालिसिस करेंगे, जिसके तहत आज मैं आपको हिंदी का संपूर्ण एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि इस परीक्षा में कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, किस लेवल के प्रश्न बनेंगे और किस चैप्टर के अंदर से कहाँ से प्रश्न बनता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुआ था। उसके साथ साथ ही मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और जूनियर असिस्टेंट 2019 के भी पद पे चयनित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आज मैं आपको हिंदी का एनालिसिस दूंगा, कल मैं आपको जीएस और उसके बाद मैं आपको रीजनिंग का संपूर्ण एनालिसिस दूंगा। अगर आप सिर्फ मेरे एनालिसिस के द्वारा जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेते हैं तो मैं आपको यकीनन ये बता सकता हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चन हम आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर हम हिंदी में 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा हमारा हिंदी का। चलिए देखते हैं हिंदी का। सबसे पहले हम इस परीक्षा में कि हिंदी की परीक्षा का क्या पैटर्न होता है और क्या लेवल होता है। अगर हम लेवल की बात करें तो हिंदी का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। 40 प्रश्न लगभग इजी लेवल के होते हैं और 10 प्रश्न जो होते हैं वो इजी से मॉडरेट लेवल के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इस परीक्षा के लिए पिछले बार यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में जो 22/12/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और 2016 का जो वीडियो का पेपर हुआ था उन तीनों का एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने इस बार लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट 2019 और पेट 2022 का भी एनालिसिस किया हुआ है। उन सभी संकलन के आधार पे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे 50 प्रश्न का क्वेश्चन आएगा उसमें जो मेन टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वह कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा गद्यांश। गद्यांश के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो हमारा पिछली बार वीडियो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 प्रश्न हमें गद्यांश के मिले थे और 5 के 5 प्रश्न बहुत ही ईजी लेवल के थे दोनों शिफ्ट में। बट 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें जो गद्यांश आया था वो गद्य पे ना आधारित होकर पद्य पे आधारित था। मतलब कि एक कविता दे रखी थी, उसके अंतर्गत हमें 4 से 5 प्रश्न करने थे जो थोड़ा टफ लेवल का था। बट जब हमारा इस बार पेपर हुआ है उसमें हमारे गद्यांश काफ़ी इजी लेवल के थे और गद्यांश के लिए कुछ विशेष ज़्यादा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह हम खुद के दिमाग से भी कर सकते हैं। तो इस आधार पे हमारे 5 प्रश्न जो हैं इस बार गद्यांश के आने ही आने हैं, जो कोई बच्चा आराम से कर सकता है। उसके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वर्णमाला के पिछली बार 4 से 5 प्रश्न आए थे दोनों शिफ्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में 4 प्रश्न आए थे और इवनिंग शिफ्ट में 5 प्रश्न आए थे। तो इस बार भी वर्णमाला का अच्छा लेवल रहेगा, 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमें पूर्ण रूप से वर्णमाला चैप्टर को ख़त्म करना ही करना है। उसके बाद हम देखें शब्द रचना। अगर शब्द रचना की बात करें तो शब्द रचना एक बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए, बट उसके अंतर्गत मेन कौन से टॉपिक हैं जो हम पढ़ें जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो शब्द रचना देखा जाए, पिछली बार 2 प्रश्न आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में और 3 प्रश्न आए थे इवनिंग शिफ्ट में। अब देखते हैं शब्द रचना के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। अगर पॉसिबल हो तो कॉपी पेन लेके ज़रूर इन टॉपिक्स को लिख लीजिएगा। सबसे पहले शब्द रचना के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद जब हम करेंगे तो उसमें आप लूसेंट किताब उठाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे शब्द के भेद में भी 4 प्रकार के हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे जिसको बोलते हैं बनावट या रचना के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे, उसके बाद रूप के आधार पे। 4 आधार होते हैं और ज़्यादातर प्रश्न इसी तरीके का बनता है कि किस आधार पे
जैसे प्रश्न में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें आंसर देना है 3 प्रकार के। अगर पूछ लिया उत्पत्ति के आधार पे तो 4 प्रकार के, अगर अर्थ के आधार पे तो 4 प्रकार के, रूप के आधार पे तो 2 प्रकार के। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा अच्छे से इस चैप्टर को कवर करना है। और अगर हम बात करें ओवरऑल थोड़ा सा अलग हट के इस चैप्टर से, तो अगर हम खाली लूसेंट की किताब उठा के पूरी लूसेंट की किताब कर लेते हैं, पूरी लूसेंट की किताब अच्छे से, तो 40 प्रश्न हो जाएंगे। बस जो टॉपिक रहेंगे लूसेंट के अंदर वो ये टॉपिक रहेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वापस अपने वीडियो पे आते हैं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर दे रखा है संधि, संधि का पिछली बार सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था, इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, और जो संधि थी बहुत ही इजी लेवल की थी। तो संधि हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर का मेन टॉपिक देख लेना है। 5 प्रकार की संधि जो होती हैं उनको देख लेना है, और थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है, कैसे शब्दों का तोड़ के कैसे बनाया जाता है, बस इतना देख लेने से हमारा संधि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद समास के भी 2 प्रश्न आए हुए थे, तो हमें समास भी करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पिछली बार डायरेक्ट नहीं आया था, जैसे कि सब पूछ लेते हैं कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऐसे करके पिछली बार नहीं आया था। उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले अगर हम उपसर्ग की बात करें तो हमें सबसे पहले उपसर्ग के अंदर यह देखना है कि उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार के हैं। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है, एक उपसर्ग दे देंगे जैसे अभी, तो पूछते हैं कि बताओ अभी कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत का है, हिंदी का है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है। तो जो भी हमारे मेन 21 उपसर्ग हैं संस्कृत के और 13 उपसर्ग हैं हिंदी के, हमें उन सब उपसर्ग और प्रत्ययों को अच्छे से पढ़ लेना है, बस उसमें से हमारा प्रश्न आराम से हो जाएगा। और अगर प्रत्यय की बात करें तो हमें प्रत्यय के अंतर्गत 2 टॉपिक और आते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। हमें इन दोनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम ये चारों चीज़ें पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव की, तो तत्सम और तद्भव में पिछली बार 2 प्रश्न दोनों शिफ्ट में देखने को मिला था। तो तत्सम और तद्भव एक सरल टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस से हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा डीप पढ़ाई करना पड़ेगा तत्सम और तद्भव में। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। जैसे मैंने तत्सम तद्भव कहाँ से पढ़ा है, वर्णमाला कहाँ से पढ़ा है, कुछ टीचर्स ने हमारे यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाया है। खाली उनका वीडियो देख लेने मात्र से ही हम लोग अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद तत्सम तद्भव के बाद देशज विदेशज, पिछली बार इनके 3 प्रश्न आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, और शाम की शिफ्ट में सिर्फ 1 प्रश्न आया था। तो हमारा देशज और विदेशज, इसके अंदर कौन कौन से शब्द, कौन से अरबी, फारसी, उर्दू, स्पेनिश, रूसी, ये सब कौन से शब्द हैं, उसके बाद देसी शब्द कौन से हैं और विदेशी शब्द कौन से हैं, ये हमें पढ़ना पड़ता है। इसके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा का पिछली बार सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और ऊपर से ही आया था, बहुत डीप नहीं पूछा गया था। संज्ञा जब पढ़ेंगे तो संज्ञा के अंदर हमें 3 चैप्टर और मिल जाते हैं। कौन कौन से? कारक, लिंग और वचन। ठीक, इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पिछली बार तीनों चैप्टर से 1 प्रश्न कारक से, 1 प्रश्न लिंग से और 2 प्रश्न वचन से आए हुए थे। तो हमें इन तीनों चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के जो कारक होते हैं वो, लिंग और वचन, इनको भी बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके, डिटेल में पढ़ाई करके करना पड़ेगा कि एक भी प्रश्न हमारा इससे बाहर ना जाए। उसके बाद अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे तो पिछली बार सर्वनाम का 1 प्रश्न आया था। और मेन क्या था, मेन हमें कैसे पढ़ना है कि जैसे हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हमें सर्वनाम में ये पढ़ना पड़ता है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम के जितने भी 6 भेद हैं, उन 6 भेदों में मेन परिभाषा में क्या दिया गया है। हम लोग परिभाषा पढ़ के चले जाते हैं बट उसका अर्थ नहीं पढ़ते हैं। पिछली बार सर्वनाम का क्वेश्चन आया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमें जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सभी का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। और उसी पे पिछली बार प्रश्न बना था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और एक बना था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया। क्रिया का पिछली बार 2 प्रश्न आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में और 2 प्रश्न आए थे इवनिंग शिफ्ट में। तो क्रिया का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारे पेपर में। क्रिया चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ खाली हमें सिर्फ क्रिया पढ़ लेने से काम नहीं चलता है कि कौन सी सकर्मक क्रिया, कौन सी अकर्मक क्रिया, इससे प्रश्न नहीं बनाते हैं ये लोग। क्रिया का प्रश्न थोड़ा सा डीप बनता है। तो अगर हम क्रिया की जब पढ़ाई करें तो हमें सबसे पहले क्रिया क्या होती है उसको जानना है, फिर धातु क्या होते हैं। क्रिया के अंदर एक टॉपिक है धातु।
धातु को ही पढ़ना है। फिर धातु के कितने भेद होते हैं, जैसे धातु के 2 भेद हैं, हमें दोनों भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के भेदों को पढ़ना है। उसके बाद हमें कौन सी सकर्मक क्रियाएँ हैं, कौन सी आकर्मक क्रिया हैं, उनको बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ना होगा। तब हमारा क्रिया पूर्ण रूप से ख़त्म हो पाएगा। और जब तक हम डीप एनालिसिस क्रिया का नहीं करेंगे तो हम प्रश्न शायद ना कर पाएँ, क्योंकि क्रिया का एक प्रश्न कठिन आता ही आता। और उसके बाद हम बात करेंगे अव्यय की। जैसा कि पिछली बार अव्यय के जो प्रश्न आए थे वह थोड़ा सा बोला जाए मॉडरेट लेवल के थे। जो पिछली बार अव्यय का क्वेश्चन आया हुआ था उसमें पूछा गया था कि वहाँ किस प्रकार का अव्यय होता है। तो जो हमारे अव्यय, जैसे अव्यय हमारे 4 प्रकार के हैं, तो हमें उन चारों प्रकार को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके अंदर भी जो प्रकार दे रखे हैं हमें उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यायवाची के अंतर्गत हमारे पिछली बार 2 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन इवनिंग में, और 2016 के पेपर में भी आप देख रहे होंगे 2 प्रश्न आए थे। और जो पर्यायवाची के प्रश्न हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि भगवान के ऊपर, माताओं के ऊपर, नदी, समुद्र, पंछी, जितने प्रकार के पंछी हैं जैसे कबूतर, कोयल हो गया, और भी जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पे डिपेंड होकर ज़्यादा पर्यायवाची आते हैं। जैसा कि पिछली बार पर्यायवाची जो आया था, माँ शारदा के ऊपर एक पर्यायवाची आया हुआ था वीडियो एग्जाम में, और एक गंगा नदी के ऊपर पर्यायवाची आया हुआ था। तो हमें ज़्यादा फोकस करना, पहली चीज़ तो हमें पूरे लूसेंट के सारे पर्यायवाची करने ही करने हैं। उसके बाद में हमें मेन क्या करना है, जो डिटेल में पढ़ने हैं, माता के हो गए, भगवान जी के हो गए, नदियाँ जितनी हो गई जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती। उसके बाद में हमारे पंछी जैसे कोयल, कबूतर, तोता, और उसके बाद में हमें जो भी प्राकृतिक चीज़ों के पर्यायवाची उन पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी पिछली बार हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हमें विलोम शब्द को भी लूसेंट से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विलोम शब्द बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अगर हम 1.5 से 2 घंटा अच्छे से विलोम शब्द को देते हैं तो ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद में हमारा एक टॉपिक बस बचता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके भी 1 से 2 प्रश्न पिछली बार देखने को मिले थे, तो हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी लूसेंट से ही थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वाक्यांशों के लिए एक सब बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें काफ़ी ढेर सारे वाक्यांश दे रखे हैं, तो उसमें करने में समय लगता है, बट वो करना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न उससे भी बनता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है शब्द युग्म। शब्द युग्म जो टॉपिक है इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो कहीं से भी बन जाते हैं, जैसे कि विलोम से बना देंगे, पर्यायवाची से बना देंगे, वाक्यांशों से बना देंगे, तत्सम तद्भव से बना देंगे। तो एक प्रश्न बनता है जो इम्पोर्टेंट भी है तो और करना भी पड़ेगा। जैसे कि जब हमारा पिछली बार प्रश्न बना था तो विलोम शब्द से शायद प्रश्न बना था कि 4 विलोम दे रखे थे एक दूसरे से संबंधित, और पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है, तो हमें उसको बताना था। तो हमें शब्द युग्म के लिए अगर चारों टॉपिक कर लेते हैं अच्छे से तो ये टॉपिक के 1 से 2 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। उसके बाद वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का भी टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है जिससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो वाक्य शुद्धि में हमें क्या करना है कि कोई भी अच्छे टीचर्स का वीडियो या लूसेंट में जो भी वाक्य दे रखे हैं उनमें जो जो गलतियाँ हो, जैसे व्याकरण संबंधी गलतियाँ होती हैं, हमारी शब्द संबंधी गलतियाँ होती हैं, मात्रा संबंधी, अक्षर संबंधी, हमें इन सबको अच्छे से कर लेना है। इससे पिछली बार देखिए 2 प्रश्न हमारे आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में और 1 प्रश्न आया था इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद हमने कारक, लिंग, वचन की बात कर ली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमें एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ आपको, अगर हम सिर्फ लूसेंट उठा के ये सारे टॉपिक कर लेते हैं तो प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं जाएगा, बिल्कुल बाहर से नहीं जाएगा, लूसेंट के अंदर से ही ये लोग देते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वाच्य, तो अगर हम वाच्य की बात करेंगे तो वाच्य जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य के भेद करके जो चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है वाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको ही पता होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। तो हमें ये टॉपिक कर लेना। पिछली बार एक प्रश्न आया था भाववाच्य से कि उससे चला नहीं जाता है, ये किस प्रकार का वाच्य है। तो वाच्य टॉपिक 5 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से करने से हमारा एक प्रश्न आराम से बन जाएगा। फिर उसके बाद एक हमारा चैप्टर है चिन्ह, जिसको जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, ये वाले जो 8 से 10 चिन्ह हैं हमें इनको पढ़ लेना है। ये भी 10 मिनट का टॉपिक है, इससे भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। शायद पिछली बार उद्धरण चिन्ह आया था कि जो उद्धरण चिन्ह होता है वो कैसा होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से टिक करना था। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे पिछली बार 3 से 4
आए थे, मतलब दोनों पेपर को मिला के। तो मुहावरे का तो एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो उसमें हमें थोड़ा समय देके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे उस लेवल के आते हैं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाते तो 3 में से 2 मुहावरे ऐसे होते हैं जो आप अपने विवेक से कर सकते हैं। बट अगर हम थोड़ा समय देके मुहावरे को लूसेंट की किताब से पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर तीनों क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुहावरे लोकोक्ति ऐसा चैप्टर है जो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, वो आपको अपने दिमाग से, अपने विवेक से पढ़ना होता है, अपनी समझ से ही करना होता है। तो मुहावरे लोकोक्ति आप लूसेंट की किताब से रोज़ 20-20, 25-25 मुहावरे भी अगर करेंगे रोज़ पढ़ने के लिए, तो एग्ज़ाम के पहले आराम से सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये फिक्स है कि 3 से 4 प्रश्न आने ही आने होते हैं मुहावरे के। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है भाषा परिवार, जो हमारे लूसेंट में शायद पहला ही चैप्टर है भाषा परिवार। तो हमें भाषा परिवार के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, भाषा परिवार वाले चैप्टर में, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ये सभी भाषाएं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर भाषा परिवार में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 7 से 8 अनुच्छेद हैं, हमें वो बहुत अच्छे से करने हैं। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा भाषा वाले चैप्टर के अंतर्गत, भाषा का काल, कि कौन से काल में भाषा का विकास हुआ है। ये 4 टॉपिक है भाषा के चैप्टर में। हमें इन चारों टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पिछली बार आया था। उसके बाद हम बात करें कवि, रचना और लेखक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि कोई बच्चा जान नहीं सकता कि कौन सी कवि पूछ लें, कौन सी रचना, कौन से लेखक कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पिछली बार प्रश्न आए थे, 3-3 प्रश्न दोनों में आए थे। और अगर देखा जाए तो अगर हम इसकी बात करें कवि, लेखक और रचना में, तो जो हमारे पुरस्कार पाई हुई रचनाएं हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, हिंदी सम्मेलन पुरस्कार, एक लूसेंट के लास्ट में आप देखेंगे कि ये लूसेंट के लास्ट में एक पूरा चैप्टर दे रखा है। इसमें ये पूरा चैप्टर दे रखा है 22वें नंबर पे, हिंदी साहित्य मुख्य तथ्य। इसके अंतर्गत जो भी भाषाएं हैं, जैसे कि पुरस्कार वाले, जैसे हिंदी में सर्वप्रथम पुरस्कार साहित्य अकादमी, व्यास पुरस्कार, सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर सिर्फ और सिर्फ हम ये सारे पुरस्कारों को कर लेते हैं और इसको किसने कब पाया, कौन से लेखक ने लिखी है, तो इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत से पुरस्कार हो जाएंगे पढ़ने में। तो हिंदी में अगर आप पुरस्कार करना चाहें तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जिन टीचर ने हिंदी पुरस्कारों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। सारे पुरस्कारों को मैंने उन्हीं से पढ़ा है और एक अच्छे लेवल पर मुझे वो पुरस्कार याद भी हो गए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सारे पुरस्कारों को, सारे लेखक, रचनाएं आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है हमें रचनाओं वाले चैप्टर में, कि इसमें पूछा जाता है कि जैसे कोई भी एक वो दे देंगे आपको, क्या बोल सकते हैं उसको, रचना, जैसे कि दे दें शिवपालगंज, तो पूछेंगे शिवपालगंज क्या है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, तो आपको वो टिक करना हो। एक प्रश्न तो उससे आता है, एक सीधे सीधे लेखक से प्रश्न आया था कि ये किसकी रचना है, और एक पूछा गया था इसको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये 3 टॉपिक हैं, तो इसको थोड़ा डीप टॉपिक होता है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। अगर इसको नहीं भी करते हैं बच्चे, जैसे बड़ा टॉपिक है, 3 प्रश्न की बात है, तो आप खाली पुरस्कार वाले टॉपिक कर लीजिए और जो मेन राइटर है हमारे, उनकी सारी रचनाएं कर लीजिए, तो उम्मीद 2 प्रश्न तक तो आराम से कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पत्र लेखन। पिछली बार पत्र लेखन से 2018 वीडियो के एग्ज़ाम में जो पहला पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे लगभग। तो पत्र लेखन टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पत्र लेखन टॉपिक के अंतर्गत हमें वो प्रश्न देखने को मिलते हैं जो हमारे पत्र व्यवहार में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रार्थना पत्र है, कौन सा व्यवहारिक पत्र है, पत्र की विशेषता क्या होती है। इस तरीके के प्रश्न हमारे पत्र लेखन टॉपिक में आते हैं। तो पत्र लेखन टॉपिक के अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, आप बोलेंगे तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है डिक्शनरी टॉपिक जो है, इससे हमारा एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न कैसा आएगा कि आपको 4 से 5 शब्द दिए जाते हैं और कहते हैं इसे डिक्शनरी में आने वाले शब्दों के अनुसार लगाइए। इंग्लिश के ही होते हैं शब्द, उनको हमें लगाना होता है। तो डिक्शनरी का एक
क्वेश्चन हो गया। पत्र लेखन के 2 से 3 प्रश्न आते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन का भी एक प्रश्न आता है, पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने की उम्मीद है। जैसे कि हम लोगों से पूछ लेते हैं कि अनुस्मारक का ट्रांसलेशन क्या होगा, रिमाइंडर होगा, इस तरीके का हमें आंसर देना होता है। और एक ऐसे प्रश्न भी आया था पिछली बार शायद कि नामांतरण का सही ट्रांसलेशन क्या होगा, तो म्यूटेशन ऑप्शन दे रखा था तो वो सही था। तो हमें जो भी मेन पत्र व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उनको पढ़ना है, उनका ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद एक प्रश्न आता है शब्दावली में कैसा प्रश्न आता है कि जैसे बोल देंगे कि अमेंडमेंट टिप्पण ऐसे करके शब्द दे देंगे कि बताइए इनमें से कौन सा पत्र व्यवहार में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, तो उसमें दे देंगे कि अनुस्मारक हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ऐसे करके शब्द दे देंगे और एक शब्द अलग से दे देते हैं कि उसको टिक करना होता है कि कौन सा शब्द अलग से आता है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। 3 से 4 प्रश्न पत्र लेखन से आते हैं। उसके बाद एक हमारा टॉपिक है जो रह गया था, वाक्य भेद भी टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछली बार एक प्रश्न आया हुआ था। तो वाक्य भेद में हमारा जो मेन में है कि हमें पता होना चाहिए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। जैसे कि हमारे वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उसके बाद पूछते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं, वो पता होना चाहिए कि 8 भेद हैं। 8 के कौन से भेद हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, ऐसे करके सारे वाक्यों के भेद होने चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऐसे आएगा कि रचना के आधार पे, भेद के आधार पे, अंग के आधार पे। तो जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, इनसे पिछली बार प्रश्न आया था एक, शायद मिश्र वाक्य का क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं, तो वो मिश्र वाक्य था। तो ये वाला चैप्टर भी हमें करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक प्रश्न आता है। अब अगर उसके बाद हम बात करें रस, छंद और अलंकार की, तो देखिए पिछली बार जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रस, छंद, अलंकार से कोई प्रश्न नहीं आया था। मगर जो UPSSC के उसके बाद के पेपर हुए हैं, जैसे UPSSC का हुआ था जूनियर असिस्टेंट 2019 वाला, उसको मैंने दिया था, उसमें भी रस, छंद, अलंकार से प्रश्न था। उसके बाद पेट के पेपर दिए, उसमें भी था, और जो अभी लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी रस, छंद, अलंकार से पेपर था, बट वीडियो के एग्ज़ाम में नहीं था। तो हमें लास्ट समय में रस, छंद, अलंकार को हल्का हल्का ऊपर से देख के जाना है कि रस जो भी होते हैं 8 से 10 प्रकार के, वो उनका जो भाव होता है। उसके बाद छंद, वर्णिक और मात्रिक थोड़ा थोड़ा देखना है, और अलंकार कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, मेन जो शब्दालंकार 5 होते हैं और अर्थालंकार भी 8 से 10 होते हैं मेन वाले, बस उतना ऊपर से देख लेना और चले जाना है। ज़्यादा डिटेल में हमें रस, छंद, अलंकार को नहीं करना होगा। और उसके बाद एक टॉपिक रह गया है हमारा वर्तनी टॉपिक है, जिसमें आपको पता होगा शब्द शुद्धि बोलते हैं उसको, कि आपको दे देंगे कि अर्धांगिनी कैसे लिखा जाता है, सुसुप्त कैसे लिखा जाता है, तो उसको सही करना होगा। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही करना होता है। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था हिंदी का, कि हिंदी के अंदर कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा लूसेंट बेस एग्ज़ाम होता है। अगर हम पूरी किताब को, सिर्फ लूसेंट किताब को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 40 से 42 प्रश्न कहीं से नहीं जाएंगे। और पत्र लेखन टॉपिक को बाहर से थोड़ा कर लेते हैं तो हम ओवरऑल 45 से 46 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम 42 से 45 प्रश्न कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट बना जाएगा हिंदी में। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें, क्वेश्चन देख लें कि जिससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं पहले उन टॉपिक को ख़त्म कर लें, जिनसे कम क्वेश्चन आए उनको बाद में, बट करें सारे टॉपिक। इससे क्या होगा कि हमारे हिंदी में अच्छे अंक आएंगे और उसके बाद आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी अनुसार हम उसमें मेहनत कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम जो अगला वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। धन्यवाद।